आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 पदार्थ, धातु और अधातु। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले धातु, धातुओं के और अधातुओं के गुण देख रहे हैं। धातु का गुण है सबसे पहले है आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय हमारा कहलाता है जब हम धातुओं को, जैसे लोहा, स्टील, ये जो धातुएं होती हैं, इनको जब हम पीट कर उनकी शीट बना देते हैं तो उसे हम बोलते हैं आघात वर्धनीय। जो आघात को यानी कि पिटाई को सहन कर सके उसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीय। जैसे धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीय कहलाता है। यह हमारा फर्स्ट धातु के गुण है, आघात वर्धनीयता। सेकंड गुण है हमारा इसका तन्यता। सेकंड गुण इसका कहलाता है तन्यता। धातु का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। ये इसका सेकंड गुण है। अब नेक्स्ट जो इसका गुण है वो कहलाता है ध्वनि। नेक्स्ट गुण जो है इसका वो कहलाता है ध्वनि। ध्वनि क्या है? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह में से टकराया जाता है तो एक निनाद यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। सबसे पहला गुण क्या था हमारा? आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय क्या होता है कि जब वस्तु को पीट कर क्या कर रहे हैं, शीट में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जो आघात को सहन कर सके, जो पिटाई को सहन कर सके, वो क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता। सेकंड था तन्यता, यानी कि जब हम तार को या किसी धातु को खींचकर तार में परिवर्तित कर दें तो वो क्या कहलाती है? उसकी तन्यता। थर्ड है हमारा ध्वनि। जब हम धातुओं को आपस में टकराए तो उसमें एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी जिसे हम क्या कहते हैं? निनाद या ध्वनि। अब नेक्स्ट है, क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं अतः ये ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते, यानी कि दूसरों में अगर हम करेंगे तो उनमें तेज आवाज़ उत्पन्न नहीं होती। धातु में क्या होती है? तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। अब धातु होते क्या हैं? जो इनके गुण हो गए, धातु होते हैं जो पदार्थ कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। कैसे? जैसे धातु क्या होना चाहिए? कठोर। जैसे लोहा क्या होता है? कठोर होता है। चमकीला, धूप। जैसे स्टील की बात कर लो पहले। जैसे स्टील होता है, स्टील क्या होता है? कठोर होता है, चमकीला होता है, आघात वर्धनीय है ना, उसको हम पीटे तो आघात को क्या करता है? सहन कर लेता है। तन्य होता है यानी कि उसको हम खींच सकते हैं। ध्वनिक, उसको पीटने पर उसमें ध्वनि की आवाज़ आती है, तेज ध्वनि आती है। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि जब हम जैसे उसको गैस पे रखते हैं तो गर्म हो जाता है तो वही ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अधातु क्या कहते हैं? जिनमें ये प्रकार के गुण नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? अधातु। अधातु क्या होते हैं? जैसे अब यहाँ पे धातुओं के उदाहरण देख लेते हैं। धातु के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे धातुओं के गुण हैं। इसके विपरीत कोयला, सल्फर जैसे पदार्थ क्या होते हैं? नरम होते हैं और दिखने में मलिन होते हैं। यह हथौड़े की हल्की चोट से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जैसे कोयला, सल्फर, ये क्या कहलाते हैं? हमारे अधातु कहलाते हैं, क्योंकि इनको हथौड़े की हल्की सी चोट भी पड़ेगी तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे और टूट जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। धातु क्या होते हैं? जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक, जिनमें ध्वनि की आवाज़ आती है, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। लेकिन अधातु क्या होते हैं? जो ना कठोर हो, यानी कि उसको हल्की सी चोट मारे हैं तो वो क्या हो जाए? टूट जाए। चमकीले भी नहीं होते हैं। आघात वर्धनीय यानी कि जो चोट को सहन नहीं कर सकते हैं। तन्य यानी जिसको खींचने पर वो तार में परिवर्तित ना हो, यानी कि जैसे हम उस पर बल लगाएं यानी कि उसको हम पीटे तो वो क्या हो जाए? टूट जाए। ध्वनिक, जिनको पीटने पर ध्वनि की आवाज़ ना ही आती है। ऊष्मा और विद्युत के क्या हो? सुचालक ना हो। तो ये सब क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जिनमें ध्वनि की आवाज़ नहीं आती है और ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अधातु के उदाहरण जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस इत्यादि। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और इन्हें
चाकू से काटा जा सकता है। अब देखो, अभी तक तो हमने क्या बोला था, धातु क्या होती है, कठोर होनी चाहिए, आघातवर्धनी होनी चाहिए, चमकीले होने चाहिए, तन्य होने चाहिए और ध्वनिक होनी चाहिए, ऊष्मा विद्युत के सुचालक होने चाहिए। ये सब इसके हमने गुण देखे थे। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो धातु हैं उनमें अपवाद भी है, जैसे सोडियम और पोटेशियम है। ये क्या होते हैं, बहुत नरम होते हैं, जबकि हमने बोला कठोर होना चाहिए, तो ये अपवाद हो गया इसका। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, नरम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब हमने बोला था कि एक और है कि मरकरी जो है वो पारा, मरकरी जिसे हम कहते हैं पारा, ये केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी क्या है, हमारा अपवाद है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि पारा जो है वो क्या होना चाहिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, जबकि हमने बोला है कि जो धातु है वो क्या होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। तो यहाँ पे पारा क्या है, हमारा एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये क्या है, ये अपवाद है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब हम इनके धातुओं और धातुओं के रासायनिक गुण देख रहे हैं। धातुओं के रासायनिक गुण क्या हुए, ऑक्सीजन से क्रिया, जैसे आयरन, और जैसे हम बात करें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है हमारे धातु की बात कर रहे हैं, तो जिसमें क्या है, आयरन क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और आयरन ऑक्साइड बना लेगा। कैल्शियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो आयरन ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ इसका एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, देखिए। आयरन ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जल की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि जल में निलंबन के रूप में रहता है। निलंबन यानी उसमें अवशेष के रूप में रह जाएगा नीचे की तरफ। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। हमने क्या किया, सबसे पहले जंग की प्रकृति की जांच करने के लिए हमने क्या किया, 1 चम्मच जंग ली, यानी जहाँ पे लगी हुई है उसको खुरच दिया और उससे हमने जंग को उतार लिया और उसे हमने जल में घोल लिया। अब क्या किया, जब हमने उसको घोला तो वो जो था वो नीचे की तरफ पानी में बैठ जाएगा, तो उसमें निलंबन के रूप में रह जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एक उसको अच्छे से हिला रहे हैं और अब उस विलयन को क्या कर रहे हैं, नीला लिटमस पथ ले रहे हैं और उससे हम देख रहे हैं कि अम्लीय है या क्षारीय है। कॉपर, अब क्या करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये निलंबन। ये देखो, ये हमको दिखिए एक ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने पानी लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया हमने जंग डाल दिया। जंग को डाल के उसमें हिला दिया। फिर हमने क्या किया, ये ना देखो जंग दिख रहा है, जंग लिया, उसमें डाल दिया, हिला दिया। फिर लाल लिटमस पत्र को लिया और उस पर लगा दिया। तो इसमें हमने क्या किया, लाल लिटमस पत्र अगर हमारा क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लाल लिटमस पत्र अगर हमारा नीला हो रहा है तो ये किसकी प्रकृति हुई, क्षारीय प्रकृति हुई। लाल लिटमस पत्र अगर हमारा क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, क्षारीय प्रकृति को बताता है। तो लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, ये लाल है, उसमें हल्का सा नीचे की तरफ क्या हो गया, वो नीले कलर का हो गया। तो लाल से वो किस में चेंज हो रहा है, नीले में चेंज हो रहा है। तो ये हमारी किसकी प्रकृति हो गई, क्षारीय प्रकृति हो गई। वैसे अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है। नम वायु क्या कहलाती है, जब वायु के अंदर यानी जो हवा है उसके अंदर क्या हो, थोड़ी सी पानी की मात्रा होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नम वायु में खुले में रखा जाता है। तो उस पर एक हल्की सी हरी परत जम जाती है। यह हरी परत क्या होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित है, जैसे ये हो गई हमारी कॉपर, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसके अंदर ये ऑक्सीजन के अंदर जो हवा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर क्या हो, पानी की थोड़ी सी मात्रा हो, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी नम वायु। नम वायु क्या करेगी कॉपर से क्रिया करेगी और क्या बना लेगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस प्लस कॉपर कार्बोनेट CuCO3। अब हम क्या करें, जब मैग्नीशियम रिबन के दहन की क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। अब यहाँ पे क्या करें, मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं और उसको हम जला रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का हम देखते हैं। पहले हमने क्या किया था, लोहे की जंग ली और उसको हमने क्या किया, पानी में घोल दिया।
पानी में घोलने के बाद हमने उसको हिलाया, हिलाने के बाद हमने क्या किया, एक लाल लिटमस पत्र लिया और उसको पानी में डाला। पानी में डाला तो लाल लिटमस पत्र किस में चेंज हो गया, नीले में चेंज हो गया। तो वो उसकी क्या प्रकृति को बता रहा है, वो उसकी क्षारीय प्रकृति को बता रहा है। इसी प्रकार अब हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं और उसको हम हवा में जला रहे हैं। उसको जब हम जलाते हैं उसकी राख जो होगी उसको हम लेंगे और उसको भी हम क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे और फिर उसकी ना लिटमस पत्र लेंगे। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, लाल लिटमस पत्र लेते हैं। लाल लिटमस पत्र किस में चेंज हो जाता है, नीले में चेंज हो जाता है। तो जैसे ही वो लाल क्या हो रहा है, नीले में चेंज होगा, तो वो क्या बताएगा, उसकी क्षारीय प्रकृति को बताएगा। तो यहाँ पे क्या बताता है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। समझते हैं। धात्विक जाते हैं, इससे क्या पता चलता है, धात्विक जो होते हैं वो ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि अगर हम धातु को ऑक्सीजन में यानी हवा में जलाते हैं तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, ये चीज़ याद रखना कि धातु को जब भी हम हवा में जलाएंगे तो क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। और धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हमारा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन से बनेगा तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ही होगा, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, सोडियम और पोटेशियम क्या है, नरम धातु है। वैसे यहाँ पे क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर भी क्या है, नरम धातु है। ये क्या करेंगे, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में हम क्या करते हैं, विलय कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने जल में घोल दिया तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना। क्या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को जब हम क्या कर रहे हैं, H2O जल से क्रिया कर रहा है तो क्या बनता है, H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। यहाँ पे ये गलत लिखा है, H2SO4 आएगा, सल्फ्यूरस लिखा है, सल्फ्यूरस अम्ल बन रहा है, तो सल्फ्यूरस अम्ल बना है, H2SO3 ही है। अब सल्फ्यूरस अम्ल में हम क्या करेंगे, जब नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, लाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र किस में चेंज हो जाएगा, लाल में चेंज हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, धातुओं के अंदर लाल किस में चेंज हो रहा था, नीले में चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, अधातु। अधातु के अंदर ये अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये लाइन लिखी हुई है हमारी, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सल्फर क्या है हमारी, एक अधातु है। अब इसकी जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया देखिए। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तेज गति से अभिक्रिया करता है। अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन में रखते हैं तो वो क्या होता है, जब खुली हवा में रखा जाता है तो सोडियम क्या होता है, जल जाता है। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। इसलिए इसे क्या रखा जाता है, हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसे खुली हवा में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और ये जल जाएगा। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे बताया, ये तो था हमारा सोडियम धातु के लिए। अब क्या इसकी बोलिए, जल के साथ अभिक्रिया थी धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करी। अब क्या कर रहे हैं हम, अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे अम्लों के साथ अभिक्रिया देखिए, सावधानी पूर्वक परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग करिए। धातु और अधातुओं के नमूने पृथक परख नलियों में लीजिए और उन्हें ABCDE ये देखो, यह ABCDE और F से चिन्हित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए, HCl डालना डाइल्यूट। अभिक्रिया का सावधानीपूर्वक प्रेषण कीजिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परख नली को हल्का गर्म करिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यदि क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.5 में लिखिए। ये जो सारणी है इसके अंदर हमको लिखना है। अब हमें क्या करना है, ये इसके साथ क्रिया बता रहा है अम्लों के साथ में। पहले हमने क्या किया, उसको HCl के साथ किया, फिर उसको हमने क्या किया, H2SO4 के साथ किया, दोनों डाइल्यूट है। क्या धातु और धातु अम्लों से विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परख नली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है।
आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि धातु जो होंगे वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ नहीं पढ़ेंगे चलेगा, पर हमें क्या करना है, अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु जो होंगे वो अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया करते हैं। परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर लेता है। अब देखो क्षारों के से अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। अब हम देख रहे हैं क्षार के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए, एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन, उसकी 3 से 4 टिकड़ियाँ 5 ml जल में घोलकर बनाइए। उसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीखी तीली परखनली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से प्रेक्षण लीजिए। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है? पॉप ध्वनि दर्शाती है कि पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती थी। जब हम सो जाते थे तो उसमें पॉप आवाज आती थी, तो यानी इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। जब हम धातु की अम्लों के साथ क्रिया करते थे तो क्या होती थी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती थी। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया का हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अधातु की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। अब हम बोल रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक अपनी जगह छोड़ देता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, दूसरे ही। जैसे ये है कॉपर सल्फेट, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट अपने क्या करेगा, जिंक के साथ क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया कराने वाले केराव को याद कीजिए। अब वैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये जैसे कर रहे हैं, ये रहा कॉपर सल्फेट और जिंक ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट किसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। वैसे ही ये रहा, ये देखो इसका आंसर ये लिखा, जिंक सल्फेट और ये कॉपर, तो ये अलग अलग हो गए। ये हमारी क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है, यही हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित